तो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग एक, कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, 9th क्लास, NCERT, डाटा 2022-23 का, यानी बिल्कुल नए डाटा के साथ हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं कुल कितने अध्याय दिए गए हैं। फिर इन अध्याय का हम एक एक करके अच्छे से अध्ययन करेंगे। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक यूज करेंगे और आपको एक ही बार में पूरी NCERT तैयार करवा दी जाएगी। यानी आप कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें NCERT को, आप कोई भी एग्ज़ाम दें, यदि NCERT से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दोगे। इसमें कुल पेज कितने हैं? 80 हैं, अध्याय 5 हैं। फ्रेंड्स एक प्रश्न यहाँ से आता है एग्जाम में, आप देख लें। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं पहले अध्याय के साथ। अध्याय 1, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। नोट इम्पोर्टेंट। सरकारें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। नोट यूज। नोट इम्पोर्टेंट। नोट इम्पोर्टेंट। नोट इम्पोर्टेंट। यहाँ से याद रखेंगे, इब्राहिम लिंकन ने एक वाक्य कहा था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहा जाता है। ये वाक्य याद रखेंगे कि एग्जाम में पूछा गया था एक बार। नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन इसको याद रखेंगे। डेमोक्रेसी यूनानी भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी भाषा में डेमोस का अर्थ लोग होता है और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोगों का शासन हुआ। लोगों का शासन यानी लोकतंत्र हुआ। यह अर्थ परिभाषा क्या जरूरी है? लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन। नोट इम्पोर्टेंट। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना। इसीलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र शासन। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। म्यांमार के सैनिक शासन का चुनाव लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। सेना पर नियंत्रण था जिनका, वह शासक बन गई। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती। यानी शासक कोई फैसला ले, इसमें आम जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। पिनोशेट सुने हैं आपने, वे एक बहुत बड़े तानाशाह शासक हुए हैं। सऊदी अरब के जो शासक हैं, इनका चुनाव भी लोगों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि एक राज परिवार में जन्म लेने वाले ही यहाँ के शासक बनते हैं। ये सब क्या है? तानाशाह हैं। इनका चुनाव लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसके बारे में कुछ सवाल खड़े किए गए हैं, अपने काम के नहीं हैं।
जहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं वहीं से हम प्रश्न करेंगे, बेफजूल का सबको छोड़ देंगे। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, याद रखेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ कहाँ के शासक थे? पाकिस्तान के। अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट किया था। और इस सैनिक तख्तापलट क्यों किया था? 1999 में भारत के साथ लड़ाई हुई थी, इस कारण से किया था। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या किया था? भंग कर दिया था। ये लिखा यहाँ पर, लोकतांत्रिक सरकार को परवेज मुशर्रफ ने उखाड़ फेंका था और खुद देश के शासक और मुख्य कार्यकारी घोषित किया गया। बाद में उन्हें खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल को 5 साल तक बढ़वा लिया। 2002 में एक जनमत संग्रह करवाया, किसने करवाया? परवेज मुशर्रफ ने, और 5 साल के लिए अपने कार्यकाल को बढ़वा लिया। पाकिस्तान मीडिया और मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह धोखाधड़ी की गई है और इसे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। यानी 2002 में उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया। किसने? परवेज मुशर्रफ ने। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति या राष्ट्रीय और भारतीय प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर दिया गया। यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को, जितनी भी असेंबलियां सबको भंग कर दिया गया। किसने? परवेज मुशर्रफ ने। किस ऑर्डर के द्वारा? इस ऑर्डर के द्वारा, लीगल फ्रेम ऑर्डर के द्वारा। कामकाज के लिए एक मंत्री परिषद थी जिसके ज्यादातर सदस्य कौन थे? फौजी अधिकारी थे। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियां के चुनाव हुए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों जनरल परवेज के पास थी। जनरल मुशर्रफ के शासनकाल में पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं कह सकते हम। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव प्रतिनिधियों को चुना गया, लेकिन चुना तो गया, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? मुशर्रफ के हाथ में थी। यानी इन जो चुने गए सदस्य, इनके पास कुछ नहीं था, ये तो खाली हाथ थे। वही बात यहाँ पर कही गई है। अंतिम फैसला किसको लेना था? अंतिम फैसला तो नहीं ले सकते थे कौन? चुने हुए राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली के सदस्य वो। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। बॉक्स रह गया है, उसको करते हैं। चलिए इस बॉक्स को देखते हैं, इस बॉक्स में क्या लिखा है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सीरिया किस महाद्वीप में स्थित है? पश्चिम एशिया महाद्वीप में स्थित है सीरिया। शासक बोथ पार्टी, वो पार्टी कौन सी है? बोथ पार्टी यहाँ की पार्टी है। उसके कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। क्या इस कार्टून को चीन, मैक्सिको पर लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्तों से बना ताज बनाया गया है। यानी यहाँ पर केवल एक ही पार्टी है और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियाँ भी वहाँ पर चुनाव लड़ती हैं और पार्टियाँ वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। कहाँ की बात है ये? सीरिया की बात है। ऐसा ही कहाँ पर है? चीन में है। वहाँ पर एक ही पार्टी मुख्य है, वही चुनाव लड़ सकती है, और कोई पार्टी यदि चुनाव लड़ेगी तो उस पार्टी से अनुमति लेनी पड़ेगी। असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है, यानी जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उनके हाथ में सत्ता है। पाकिस्तान की बात है। और जो जनता के द्वारा चुने गए हैं उनके हाथ में किसी प्रकार की सत्ता नहीं है, उनके पास में तो केवल नाम मात्र की सत्ता है। यह पूरा ऊपर का विवरण देखने के बाद हम कह सकते हैं लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। यानी लोगों द्वारा चुने गए जो नेता हैं उनके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होगी, तो वहाँ पर क्या होगा? लोकतंत्र होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला।
चीन की संसद का नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखियो। चीन की संसद का नाम क्या है? क्वांगुओ, क्या है? क्वांगुओ रेमिन, क्वांगुओ रेमिन दाइवियो, क्वांगुओ रेमिन दाइवियो दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के चुनाव 5 साल में होते हैं नियमित रूप से। इस संसद द्वारा देश का राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति है। यानी जो संसद है चीन की, या इसके द्वारा राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्ति है। इस संसद में पूरे चीन से 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्य का चुनाव सेना करती है। चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को किस पार्टी की मंजूरी लेनी पड़ती है? चीन कम्युनिस्ट पार्टी की। किसकी? चीन कम्युनिस्ट पार्टी की, याद रखेंगे। 2002-3 के चुनाव हुए थे, उसमें चीन कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों में ही सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद हुए मैक्सिको। पहली बात तो ये याद रखियो, मैक्सिको आज़ाद कब हुआ था? 1930 में। 1930 में भारत में क्या चला था? नमक कानून चला था। और 1930 में ही क्या हुआ था? आज़ाद मैक्सिको हुआ था। हर 6 वर्ष बाद यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। देश में कभी फौजी शासन नहीं आया। देश में कभी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। लेकिन सन 2000 तक 1930 से लेकर 2000 तक की बात है, चुनाव में कौन सी पार्टी जीती थी? पीआरआई पार्टी जीती थी। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहाँ की है? पीआईआर मैक्सिको की है। और यही पार्टी 2000 के चुनाव तक जीतती थी अकेली ही। नामक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी उनको जीत हासिल नहीं होती थी। जो पार्टी में सदस्य भाग लेते थे। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने वाली पीआईआर खूबी क्या पार्टी थी? यानी कैसे भी करो पीआईआर पार्टी जीतनी थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी में बैठक में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को अपने छात्रों को माता पिता से पीआईआर के लिए वोट देने का कहते थे। मीडिया भी जब विपक्षी दल का आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों का नज़रअंदाज करता था। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह हटाकर दूसरी जगह बदल दिया जाता था। और जो पीआईआर पार्टी थी अपने चुनाव अभियानों में काफ़ी खर्च करती थी। चीन के लोगों के सामने कोई वास्तविक गंभीर विकल्प नहीं था। क्यों नहीं था वास्तविक विकल्प? क्योंकि वहाँ पर लोगों का शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देने का अधिकार था। क्या हम इसे मनपसंद का चुनाव कह सकते हैं? नहीं, चीन में मनपसंद का चुनाव नहीं है। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने के लिए विकल्प तो होते हुए भी असफल होने कि वहाँ जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। मैक्सिको में लोगों को चाहने पर भी वहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं होते थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता का गुण जोड़ेंगे। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक दलों का मुकाबला भी जरूरी है होना। यही कंडीशन आज भारत में हो रही है, क्योंकि भारत में बीजेपी मुख्य दल है, बाकी और कोई भी बड़ा राष्ट्रीय दल नहीं है। जिस कारण से विपक्ष आज कमज़ोर हो चुका है। स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार सकें। लोकतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान हो। जीत और हार एक समान हो जो सत्ता में बैठे लोग उनके लिए। 2015 तक सऊदी अरब में
महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के लिए कुछ नियम इस तरह से बनाए हैं कि जो रूसी अल्पसंख्यक समाज है, यानी एस्टोनिया में जो रूस के थोड़े बहुत लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है, यानी वो मतदान वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। यानी जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं फिजी में, उनके वोट का मूल्य कम है, और जो फिजी के लोग हैं उनका वोट का मूल्य ज़्यादा है, यानी बराबर का मतदान नहीं है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यह भी एक लोकतंत्र के लिए ज़रूरी बात है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। उसके बाद से ही जानू पीएफ दल है, वहाँ का एक पार्टी है, उसका शासन रहा है। जिस प्रकार भारत में कांग्रेस का शासन रहा था, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में अगुवाई की थी। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई किसने की थी? कांग्रेस पार्टी ने की थी। इस प्रकार से जिम्बाब्वे में किसने की थी? जानू पीएफ पार्टी ने। इसके नेता कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। और भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के बाद से ये शासन कर रही है पार्टी, ये शासन कर रही है पार्टी कौन सी? जानू पीएफ। और राष्ट्रपति कौन है? रॉबर्ट मुगाबे। चुनाव नियमित रूप से होते हैं, सदा जानू पीएफ दल ही जीतता है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नेता नहीं थे, चुनाव में गलत तरीके से भी अपनाते हैं और हर बार क्या बन जाते हैं? यहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। इस राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित कर दिया, यानी कोई भी राष्ट्रपति का आलोचना नहीं कर सकेगा। और टेलीविजन रेडियो पर खुद का नियंत्रण कर लिया। जिम्बाब्वे में एक बात रह गई, यहाँ पर और पार्टी भी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उन और पार्टियों के चुनाव में क्या करा दिया जाता है? उनकी सभाओं में गड़बड़ी करा दी जाती है, उनके नेताओं को खरीद लिया जाता है, या उनके अन्य लोगों को वोट देकर अपने वोट ले लिए जाते हैं। जो जिम्बाब्वे था, यहाँ पर अखबार स्वतंत्र थे, अखबारों पर किसी का प्रतिबंध नहीं था, लेकिन जो भी अखबार सरकार की आलोचना करता, सरकार के खिलाफ बोलता, उस पत्रकार को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की, कोई से अदालती प्रभाव जो अदालत में फैसले चल जाते सरकार के खिलाफ, उनकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि जजों पर दबाव डाल देते थे और फैसला अपने पक्ष में करवा लेते थे। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया जिम्बाब्वे में। कब से? 1980 से लेकर 2017 तक शासन किया किसने? मुगाबे ने। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। याद रखेंगे, नोट इम्पोर्टेंट। चीन सरकार ने, जो चीन में सरकार है, उन्होंने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिश लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह का रोक लगा दी है। इस प्रकार दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है जो तोपों के सामने खड़ा है, तोप इसको किसी भी समय मार सकती है। वही काम है कि जो चीन की खबरें हैं वो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि गूगल और याहू पर प्रतिबंध लगा रखा है। हर पदाधिकारी को उस पद के जिस पद पर वो है उसके साथ जुड़े अधिकारों की जिम्मेदारी संविधान द्वारा दी जाती है। लोकतंत्र की चौथी और अंतिम व्यवस्था कौन सी है? एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों की द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर काम करे। यानी एक लोकतांत्रिक सरकार संविधान के कानूनों के अनुसार और नागरिकों के जो अधिकार हैं उनकी जो एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है उसके भीतर ही काम करे। परिभाषा का सारांश।
हम बार बार पढ़ चुके हैं, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप होना चाहिए जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के निष्पक्ष अवसर हों, इतने सारे विकल्प हों, यदि लोग चाहें तो मौजूद शासकों को बदल सकें। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों, नागरिकों अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। इन सब का आपको उचित मिलान कराना है। आप स्वयं पहले इनका उचित मिलान करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। यानी जो चुने गए लोग हैं उनके द्वारा जो फैसले लिए जाएंगे उन पर काम करेंगे। तो इसके होगा आंसर ये चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। भारत से गए तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो अधिकार नहीं है तो वहाँ अधिकारों का सम्मान नहीं है। यानी सबको एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का अधिकार मिलना चाहिए सबको। नेपाल के नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों, रैलियों पर रोक लगा दी। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा कानून का शासन, यानी खुद का कानून बनाया इसने। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने का असंवैधानिक ठहराया है। अधिकारों का सम्मान। और इसका चौथा निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एक टीचर और बच्चों की बातचीत है लोकतंत्र के बारे में, जो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं। कौन से? लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है। जो नेता चुने गए हैं लोगों के द्वारा, उनको लोगों के हितों का पता नहीं होता है, इससे खराब फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई का महत्वपूर्ण है और खर्चीली भी है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, इसीलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। नॉट इम्पोर्टेंट। आप वीडियो रोककर इसको पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र की समस्याओं को खत्म करने का जादू की छड़ी नहीं है। यानी लोकतंत्र के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो समस्याओं को खत्म करते। लोकतंत्र में हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्से में गरीबी नहीं मिटाई है। लोकतंत्र से आज तक गरीबी नहीं मिटी है। सरकार के स्वतंत्र रूप पर लोकतंत्र सिर्फ बुनियादी चीज़ देखता है। लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि सभी फैसले अच्छे होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों की भागीदारी बनाना फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी क्या होता है, बुरा असर पड़ता है बार बार सरकार बदलने से। नॉट इम्पोर्टेंट। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क।
ऊपर देखिए हमें लोकतंत्र के विपक्ष में, ई पक्ष में देखते हैं। चीन में 1958 से लेकर 1961 के दौरान बड़ा अकाल पड़ा। चीन में अकाल कब पड़ा था? 1958 से लेकर 1961 तक। इतिहास का अब तक का सबसे यात भयानक अकाल है। इतिहास का सबसे भयानक काल कहाँ पड़ा? चीन में। कब पड़ा? 1958 और 61 के बीच। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखे मरे थे। इसमें 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से बहुत अच्छी नहीं थी, यानी भारत की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी उसमें। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं हुई आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसे दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसे करने की जरूरत चीन सरकार को महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों को यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में कभी बड़ा अकाल या बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। इन लोकतांत्रिक देशों में आज तक कभी न तो बड़ा अकाल आया है न भूखमरी पैदा हुई है। चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती। यदि चीन में बहुत से बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्ष दल होता और सरकार की आलोचना करने से वाली स्वतंत्र मीडिया होती। यानी चीन में ना तो वो स्वतंत्र मीडिया है न वो कोई और पार्टी है, तो इतने सारे लोग भूख से न मर सकते। यह उदाहरण लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ शासन है। पद्धति विशेषताओं में से एक है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो लोगों की जो काम होते हैं उन पर बहुत ध्यान देती है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। और यह सब सरकार चलाने पर निर्भर करता है। यह कार्टून पर दिखाया गया ब्राज़ील का बारे में है, एक तानाशाह के बारे में। यहाँ से याद रखेंगे जो चिल्ले थे, चिल्ले कहाँ के? चिल्ले के पिनोसे। चिल्ले के प्रधानमंत्री थे पिनोसे। पोलैंड के कौन थे? जारूजेलेस्की। नाइजीरिया के कौन थे? सनी अबाचा। और फिलीपींस के कौन थे? फर्डिनांड मार्कोस। याद रखेंगे। यहाँ से देखेंगे लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र कैसे अच्छा है? जो जवाबदेही है वो अच्छी है यहाँ पर इस शासन में। और दूसरी बात यह है गैर लोकतंत्र सरकारों की तुलना में लोकतंत्र में जो सरकारें हैं वो बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। यानी बढ़िया फैसले हुए हैं लोकतंत्र में गैर लोकतांत्रिक की अपेक्षा। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा होती है, बहसें होती हैं। लोकतांत्रिक फैसले हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, यानी जब ज़्यादा लोग फैसले लेंगे तो फैसला अच्छा आएगा क्योंकि सभी अपनी अपनी सोच लगाएंगे, अपना अपना आइडिया लगाएंगे, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी होगी तो उसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। यानी कई लोगों की सोच लगी है तो गुंजाइश बहुत कम होगी गलतियां हों। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने से पहले अपने लाभ भी होते हैं। यानी देखिए महत्वपूर्ण फैसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने से अपने लाभ भी होंगे, यानी लाभ ज़्यादा होंगे लोकतंत्र में। इससे ज़्यादा उग्र और गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घट जाती है। यानी उग्र और गैर जिम्मेवार फैसले लोकतंत्र में बहुत कम लिए जाते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। जो लोकतंत्र है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। इन मतभेद होंगे, जो टकराव होंगे, उनको किस प्रकार से संभाला जाए ये भी उपलब्ध कराता है कौन? लोकतंत्र। लेकिन ऐसा गैर लोकतंत्र में नहीं है। किसी भी समाज में लोगों के हितों के और विचारों में अंतर होगा। भारत की तरह बड़ी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा हो जाता है। यानी भारत में बहुत से धर्म हैं, बहुत सी जातियां हैं, बहुत सी भाषाएं, अलग अलग संस्कृति हैं।
अलग अलग इलाके में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न धर्म हैं और जातियों अनेक हैं भारत में। नोट इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र इससे समस्या का एकमात्र समाधान हो जाता है। कोई समस्या हो शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध है लोकतंत्र में। कोई भी समस्या हो उस समस्या का समाधान लोकतंत्र में है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। लोकतंत्र में कोई स्थायी विजेता नहीं होता है और न ही स्थायी रूप से पराजित होता है। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश लोकतंत्र के कारण ही एकजुट बनाए हुए हैं, यानी भारत आज तक एक है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत में लोकतंत्र है। यदि भारत में लोकतंत्र न होता तो लोग अलग अलग भाषाओं के लिए कारण, अलग अलग धर्मों के कारण अलग अलग राज्य देश बन जाते भारत से। ये बात यहाँ पर कहने का अर्थ है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। जो लोकतंत्र है राजनीतिक समानता के ऊपर आधारित है, यानी समानता का अधिकार है भारत में। यहाँ सबसे गरीब, अनपढ़ और अमीर और पढ़े लिखा सभी क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। वो किसी भी शासक को चुन सकते हैं। प्रजा न होकर खुद अपने शासक चुनते हैं। अगर वे गलतियां करते तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। यदि लोग गलतियां करेंगे तो उसके लिए जवाबदेह भी ये लोग होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क ये है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिल जाता है। भारत में ये बात कही जाती है, यदि कोई सरकार गलत बन जाती है, लोग कहते हैं कि कोई नहीं, ये आए 5 साल में फिर बदल देंगे इसको, यानी मौका मिल जाता दोबारा से सरकार बदलने का। नॉट इम्पोर्टेंट, यदि लोकतंत्र में कोई गलती होती है उसको ज़्यादा देर तक हम छुपा नहीं सकते हैं। कुछ न कुछ समय बाद वो सबके सामने आ जाती है। इन गलतियों में सार्वजनिक चर्चा होती है और इसे लोकतंत्र कहते हैं। फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी होती है। यदि कोई गलती होगी तो सुधार भी किया जा सकता है। जैसे यदि कोई संविधान में गलती हुई तो संशोधन करके उसको दोबारा ठीक किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपने फैसले बदल सके या शासक ही बदल दे। यानी समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतंत्र सरकार में ऐसा संभव नहीं है। नोट इम्पोर्टेंट, नोट इम्पोर्टेंट, हमारे समय में लोकतंत्र सबसे आम रूप है। कौन सा है? प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, यानी सबको क्या होना चाहिए? समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहाँ से याद रखेंगे, जो आर के लक्ष्मण हैं वो भारत के एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला करना संभव नहीं है। यानी लोकतंत्र में सभी लोगों को इकट्ठा बिठाकर फैसला नहीं किए जा सकते। जैसे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, क्या 121 करोड़ जनसंख्या को बिठाकर कोई फैसला किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक व्यक्ति के पास हर फैसले में भाग लेने का समय नहीं होता। इन जो लोग हैं, जनता है, सभी फैसलों में भाग लेने का इनके पास समय नहीं होता है। इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। सभी की इच्छा भी नहीं होती फैसलों में आने की, न ही योग्यता होती है और न ही उनके पास कौशल होता है। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। लोकतंत्र की स्पष्ट और न्यूनतम समझ मिल जाती है। लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने में मदद मिलती है। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो साथ बैठकर सभी सहमति से लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का महत्व होता है। मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते छात्रों को। क्यों? क्योंकि मैं लोकतंत्र को मानता हूँ।
उन टीचरों के दिमाग में मानसिकता है जो लोकतांत्रिक नहीं है। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि एक ही परिवार के नेता लोग बैठकर कोई निर्णय लें तो क्या वो लोकतंत्र की बात करेंगे? नॉट इम्पोर्टेंट। हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने, उनकी कमजोरियों को पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बारे में अंतर करने में समझ मिलती है। आज दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। आज लोकतंत्र कौन सा है? चुने गए लोगों द्वारा शासन चलाना, यही लोकतंत्र का असली रूप है। ग्राम सभा भी एक लोकतांत्रिक होती है। जो गांव के लोग बैठकर कोई फैसला लेते हैं गांव के बारे में, तो ये लोग बैठे हैं जो इनको बोलते हैं ग्राम सभा। और जो फैसला लिया जाता है लोकतांत्रिक रूप से, यानी सभी बैठकर विचार विमर्श करके कोई फैसला लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लोकतांत्रिक। किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। याद रखेंगे, किसी भी देश में आदर्श यानी बिल्कुल सही एग्जैक्ट लोकतंत्र नहीं है। एक आदर्श लोकतंत्र कैसा होता है? एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। यानी कोई भी निर्णय लेना है तो वो निर्णय लोकतांत्रिक होना चाहिए। हर लोकतंत्र की इस आदर्श को पाने के प्रयास करने चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा और ख़राब बनाने में मदद करता है। यानी जो लोकतंत्र में हम अपना अधिकार प्रयोग करते हैं वही लोकतंत्र को अच्छा और ख़राब बनाने में मदद करता है। यह लोकतंत्र की ताकत है और कमज़ोरी भी है। यह लोकतंत्र की ताकत भी है और कमज़ोरी भी है कि आम नागरिक लोकतंत्र को कैसा बना सकते हैं। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। राजशाही, तानाशाही और एक दलीय शासन व्यवस्था में अन्य व्यवस्थाओं से सभी नागरिकों की राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं होती। यानी राजशाही में, तानाशाही में जहाँ एक दल की सरकार है, वहाँ पर जो राजनीति में नागरिकों की हिस्सेदारी की कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तानाशाह है, राजशाही एक दल है। एक दल भी एक प्रकार का राजशाही होता है क्योंकि हर बार उसी का शासक बनता है वहाँ पर। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें ही चाहती ही नहीं, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है वो सरकार नहीं चाहती कि वहाँ के लोग राजनीति में भाग लें। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर सभी नागरिकों को भाग लेना चाहिए इसमें। जैसे भारत में 65% 60% लोग वोट देते हैं। भारत के 100% वोटों को लोगों को वोट देने चाहिए। इस लेसन के हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण करेंगे कि लोकतांत्रिक देश कौन सा और अलोकतांत्रिक कौन सा और पक्का नहीं है। जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। यानी जो देश आधिकारिक धर्म को, किसी देश का अपना धर्म है और जो लोग इस धर्म को नहीं मानते हैं उन देशों को वोट देने का अधिकार नहीं है। यानी यहाँ पर क्या हुआ? अलोकतांत्रिक हुआ। सभी को वोट, लोकतंत्र में क्या होता है? सभी को वोट देने का अधिकार होता है। एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीत रही है। यहाँ पर लोकतंत्र तो है लेकिन लोकतंत्र में गड़बड़ी की जाती है। सभी लोग भाग लेते हैं शासन में। इस प्रकार का शासन प्रणाली कहाँ थी? मैक्सिको में थी और एक जिम्बाब्वे में। 2 देशों में इस प्रकार की प्रणाली देखी है हमने। पिछले 3 वर्षों में शासक दल को प्रजा का मुंह देखना पड़ रहा है। तो इस यहाँ पर कैसी है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, अलोकतांत्रिक है। क्वेश्चन 2, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे? इनके
लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक के बारे में बताना है। संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। यानी यहाँ पर किसका शासन है? सेना का शासन है। तो कैसा हुआ? अलोकतांत्रिक। संसद न्यायपालिका के अधिकारों की कटौती का कानून नहीं बना सकती। यानी जो संसद है न्यायपालिका के अधिकारों की कटौती का कानून नहीं कर सकती। ऐसी व्यवस्था भारत में है, जो न्यायपालिका है इसकी कटौती नहीं कर सकती संसद किसी भी प्रकार से। ऐसी व्यवस्था भारत में है। तो कैसी है? लोकतांत्रिक है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल आज़ाद है, स्वतंत्र है। देश के नेता बिना पड़ोसी के देश की अनुमति के किसी और देश की संधि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कैसा हुआ? अलोकतंत्र हुआ। यानी अन्य देश की सहायता ली जाएगी कोई संधि करने के लिए। कैसा है? लोकतंत्र है। इसमें लोग भाग नहीं ले सकते। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कैसा होगा? अलोकतांत्रिक होगा, क्योंकि यहाँ फैसले एक ही व्यक्ति लेता है। निम्नलिखित कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, क्यों? लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। बिल्कुल सही मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकराव ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। बिल्कुल। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। बिल्कुल होती हैं। लोकतांत्रिक देश में दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, इन सभी कथनों में से कुछ लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक कथनों के बारे में अलग अलग करने हैं। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों की पुष्टि हो सके। तो यहाँ पर कैसा हुआ? एक मंत्री ने कहा है, बात है सभी नहीं कही। यहाँ पर कैसा हुआ? अलोकतांत्रिक हुआ। क्योंकि यहाँ पर संसद ने काम नहीं किया है, यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाता केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी हुई है। ये लोकतांत्रिक है। लेकिन जो गड़बड़ी हुई है ये एक अलोकतांत्रिक है। संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही संभव पहुंचना है। इसके कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की। ये भारत के बारे में है। भारत में महिलाओं को 1/3 होगा तो लोकतंत्र है, यदि 10% है तो अलोकतंत्र होगा। लोकतंत्र में अकाल और भूखमरी की संभावना कम होगी। यह तर्क देना है, नीचे दिए गए सही नहीं इनमें से बताना है। हमने चीन और भारत के बारे में पीछे पढ़ा था, उसी आधार पर इसका आंसर देना है। विपक्षी दल भूख और भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिलाएगा। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल दिलाएगा। स्वतंत्र मीडिया होगी तो जो ऋषि चमकाल पढ़ा है उसकी खबरें देंगे, सरकार का ध्यान इधर दिलाएंगी। सरकार को डर होगा, सरकार को अगले चुनाव में प्रजा का डर होगा यदि उन्होंने भूखमरी नहीं मिटाई। लोगों को कोई भी तर्क मानने उस पर आसन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर लोगों का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर भूखमरी और अकाल के बारे में केवल सरकार ही काम कर सकती है। इसमें ये गलत होगा, बाकी सभी सही हैं। किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीके को विचार किए। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना बिल्कुल लोकतांत्रिक है। अपने जीवन का अधिकार के लिए हम अदालत में मुकदमा कर सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत। अगले चुनाव का बहिष्कार करना सभी पार्टियों को संदेश देना बिल्कुल सही है। पार्टियों को बहिष्कार कर सकते हैं। सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। बिल्कुल जनसभाएं कर सकते हैं। रैलियां निकाल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, मटका फोड़ सकते हैं। सरकारी अधिकारियों को पाने के लिए रिश्वत नहीं, रिश्वत देना तो एक अलोकतांत्रिक हुआ। रिश्वत तो भ्रष्टाचार है, ये गलत है इसका। लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों का जवाब दीजिए। सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है। बिल्कुल बात सही है। तो इसीलिए
सेना को देश का शासन करना चाहिए? नहीं, सेना को देश का शासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक अलोकतंत्र होगा। कुछ सेना के लोग ही यहाँ पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। गलत तरीका है ये। बहुमत के शासन का मतलब है भूखों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। नहीं, ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर सभी भाग लेंगे तभी ये शासन होगा। अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की ज़रूरत होती तो उन्हीं का राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाता? देश में धर्म गुरुओं की शासन होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, धर्म गुरुओं का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही धर्म को बढ़ावा मिलेगा। फिर यहाँ पर फिर अलोकतंत्र होगा। इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं? बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं। यहाँ पर क्या एक अलोकतांत्रिक तरीका है ये। छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ, ये भी अलोकतांत्रिक तरीका है। अधिकारी से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। हाँ, ये लोकतांत्रिक तरीका है, ये कानून के अनुसार। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।